मेरे प्यारे बच्चों कहां सो रहे थे? यूपीएसआई का एक नंबर यहां है, कहां सो रहे हो? यूपी पुलिस में भी आ सकता है, यूपीएसआई में भी आ सकता है। यूपीएसआई में तो ज्यादा ही चांस है। देखो जरा बेटा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है ना। हाँ, दहेज प्रथा को रोकने का अधिनियम कब आया? 1961 में। दहेज प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब रोकने के लिए जो अधिनियम, दहेज रोकने का अधिनियम 1961 में आया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया? 1961 में। कितनी धाराओं का अधिनियम है ये? 10 धाराओं का अधिनियम है भैया, 10 धाराओं का। कितनी धारा का अधिनियम है? 10 धाराओं का अधिनियम है ये। अच्छा भैया जी, पढ़ा दो तो। आओ शुरुआत करते हैं। पहली बात, राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी? यानी कि 20 मई। राष्ट्रपति अभी बताता हूं, 20 मई 1961। 20 मई 1961। देखो बेटा, कोई भी कानून कैसे बनता है भैया? संसद में पास होने के बाद। संसद में पास होने के बाद लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, दोनों में पास हो जाएगा, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति ने कब साइन करे? 20 मई 1961। जब इसे ये बन गया अधिनियम। ठीक है, इसे क्या कहा गया? ठीक है, दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961। अच्छा भैया, लागू कब से हुआ? भैया 20 मई को राष्ट्रपति ने साइन करे, 1 जुलाई 1961 से लागू हो गया। मई के बाद जून गया, जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1961। तो 1961 से ही लागू हुआ, तो इसको नाम दिया गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 1 जुलाई को लागू हुआ, 1 जुलाई, 1 जुलाई को लागू हुआ 1961 में। पूरे भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। कुल कितनी धारा है? मैंने बताया था कुल धारा है 10। कुल धारा 10। कुल कितनी धारा है? 10 धारा है भैया, 10। अच्छा भैया, धारा 1 क्या है? धारा 1 कहती है इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम और विस्तार और परिभाषा। तो डोरी अधिनियम की परिभाषा कौन सी धारा में है? धारा 1। धारा 1 भैया, 10 धारा है, जल्दी जल्दी करवाओ शॉर्ट में। अरे ऐसे करवा दूंगा, ना जानो कैसे। देखो जरा बेटा, पहला भैया, अपराध की परिभाषा कौन से में है? धारा 2 में। अपराध की परिभाषा किस में है? धारा 2 में। धारा 2 में कौन सा अपराध है भैया? दहेज लेना। दहेज लेना, दहेज लेना अपराध है। ये कौन सा अधिनियम बताता है भैया? धारा 2 बताती है। दहेज की धारा 2, दहेज अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 बताती है। क्या बताती है? दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। दोनों ही अपराध हैं। किसको कहते हैं दहेज भैया? बहुपक्ष से, बहुपक्ष से कोई भी चीज की मांग रखना। मतलब भैया, किसी तरीके की संपत्ति, गाड़ी, घोड़ा, ठीक है, या कोई रजिस्ट्री, ऐसी कोई भी चीज लेना, वो कानूनी अपराध है। ठीक है। अपवाद, आप पारंपरिक भेंट ले सकते हो, पारंपरिक भेंट ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे भैया, जैसे साउथ में सोना दिया जाता है, साउथ में दहेज में सोना, और उत्तर भारत की तरफ गाड़ी, तो लोग बाग कह सकते हैं भैया अपनी मर्जी से दी है, ठीक है, हमने नहीं मांगी। ठीक है। विवाह के समय दुल्हन के परिवार द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली कोई भी धनराशि, संपत्ति या मूल्यवान वस्तु, ये दहेज माना जाएगा। और देने और लेने दोनों को, देने वाले को भी, लेने वाले को भी, दोनों को सजा हो सकती है। अच्छा भैया, समझ में आ गई दहेज किसे माना जाएगा? मुख्य अपराध और पहली ट्रिक, धारा 3 क्या, जरा समझिए। अभी मैंने धारा 2 बताया। धारा 2, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ये किसमें बताया? देना। 2 में। तो 3 में क्या है? 3 में दहेज मांगना भी अपराध है। लेना देना तो छोड़ो, लेना देना तो है ही अपराध। अगर आप दहेज मांगते हो,
दहेज मांगते हो, ठीक है। हाँ, दहेज लेना और देना दोनों ही समान रूप से अपराध हैं, देने वाले और देने वाले अपराधी माने जाते हैं। अच्छा भैया जी, और क्या हो सकता है भैया? सजा 5 वर्ष की सजा हो सकती है, 5 वर्ष की सजा या 15,000 का जुर्माना। अच्छा, 5 वर्ष की सजा तो है ही है, 15,000 का जुर्माना या दहेज की राशि, जो ज्यादा है वो भी लग सकता है। दहेज की राशि दोनों में से जो भी ज्यादा है वो भी लग सकता है। यह बताती है धारा 3, यह बताती है धारा 3 कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। लेने वाले पक्ष पर भी और देने वाले पक्ष पर भी दोनों पर होगी कार्यवाही। दहेज क्या हो सकता है ये मैंने बता दिया ना, संपत्ति हो सकती है, किसी भी कोई कीमती उपहार, शेयर, कंपनी के शेयर दे रहे हो आप जो फ्यूचर में पैसे में भुनाए जा सकते हैं, सोना दे दिया, मूल्यवान वस्तु, वो सब दहेज है, वो सब दहेज है। तो 2 में बताया गया दहेज क्या है, ठीक है। अपवाद दे दिया, कोई पारंपरिक भेंट है उसे दहेज नहीं कहेंगे, या आपकी शादी में कोई मुंह दिखाई दे गया या कोई गिफ्ट दे गया तो वो दहेज में नहीं आता है, ठीक है। तो दहेज क्या समझ में आ गया? बिल्कुल, दहेज लेने वाला और देने वाला दोनों ही क्या है? अपराधी। और दोनों पर कितनी सजा ये बताया 3 में, है ना, 3 में दहेज, ठीक है भैया। ट्रिक तो लिख रखी है, ट्रिक तो भैया AI ने लिख रखी है, इसकी जरूरत ही ना, ठीक है। फिर दोबारा से देखो, 2 में बताया दहेज क्या है, धारा 2 में बताया गया दहेज क्या है, दहेज क्या है। और 3 में क्या बताया गया? धारा 3 में दहेज लेने वाला भी और दहेज देने वाला भी, लेने वाला और देने वाला दोनों ही अपराधी हैं, देने वाला। वैसे ये मेरे समझ में नहीं आई, देने वाले को आप अपराधी बना दोगे तो वो डर के मारे बताएगा ही नहीं कि मैंने दहेज दिया है ना। लेकिन पता नहीं ये इसलिए बनाया गया होगा जिससे लोगों में डर रहे दहेज देने के प्रति भी, दहेज ना दे। अच्छा भैया, धारा 4 क्या है? धारा 4, ठीक है, धारा 4 कहती है दहेज लेना देना ही अपराध नहीं है, दहेज लेना देना ही अपराध नहीं है। और भैया दहेज लेना देना तो धारा 3 में है ये, ठीक है। इसके अलावा धारा 4 कहती है अगर आप दहेज की मांग करते हो, लेना देना तो बहुत बड़ी बात है, मांग भी करते हो, अगर आप मांग भी करते हो तो भी आप अपराधी हो, अपराधी। केवल मांग करने पर ही, जैसे आप कह दो मैंने अपनी लड़की की शादी में गाड़ी दी ही, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया? आप अपने लड़के की शादी में भी गाड़ी की डिमांड कर रहे हो। दहेज लिया दिया तो छोड़ो, बस इतना कहना भी अपराध है, इतना कहना भी अपराध है। और इसमें 6 महीने की सजा हो सकती है, 6 माह से 2 वर्ष की, 6 माह से 2 वर्ष की, और 10,000 रुपए का जुर्माना। फिर दोबारा से भैया भूल गए हम तो, लो तो दोबारा सुनो, कहां गया, अभी काट देता हूं भैया। धारा 2, धारा 2 में बताया गया दहेज क्या है, दहेज क्या है। धारा 3 में क्या करा गया? धारा 3 में बताया गया भैया दहेज लेना वे देना दोनों अपराध हैं, दोनों अपराध हैं, अपराध हैं। अच्छा भैया जी, धारा 4 क्या कहता है? धारा 4 कहता है लेना देना तो छोड़ो, दहेज की मांग करना। अगर शुरू में तुमने किसी की जैसे अभी रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ, बात ही चल रही है, और तुमने वहां कहीं दहेज की मांग कर दी और उसने पुलिस में शिकायत कर दी कि आप दहेज मांग रहे हो, तो अब आपकी लग गई लंका, 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है। दहेज मिला या ना मिला वो तो बाद की बात है, मांगना ही अपराध है। 4 क्या कहती है? धारा 4 मांगना ही अपराध है, वरना तुम्हें 4 कंधों पर भेजा जाएगा। दहेज मांगना भी अपराध है, दहेज मांगना भी अपराध है। 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आ गई भैया समझ में? एक बार भी कान पकड़ लिए, हम ना मांगे जिंदगी में कभी भी दहेज। अच्छा बेटा, धारा 4 के कै पे आ जाओ। 4 का क्या क्या कहता है? देखो पहले परंपरा थी ऐसी, पहले चलती थी, अब तो नहीं है। पहले क्या होता था, वैसे तो भैया शादी की साइड तो अब भी है, वो क्या कहते हैं पता नहीं, नेट पर आती है।
लेकिन उनमें और इनमें अंतर है। पहले अखबारों में लोग बाग दहेज का इश्तिहार, वो शादी की वो निकलवाते थे कि लड़का इतना पढ़ा लिखा है, इस नौकरी में जॉब कर रहा है, सुयोग्य लड़की चाहिए, हमारे जैसी ही, मतलब जैसा लड़का मोटा कमाता है उसका दहेज देने लायक कोई लड़की चाहिए। अब ऐसा आप नहीं कर सकते, इस पे भी लगा दिया गया बैन। सरकार कहती है ये चीज नहीं चलेगी कि ऐसी मोटी पार्टी चाहिए, नहीं। 4 पे कै में कहा गया, अब इन चीजों पर बैन लगा दिया गया। बैन, जैसे शादी ब्याह के रिश्ते निकाल दिए जाते थे अखबार में, शादी के लिए इश्तिहार दे दिया जाता था अखबार में, अब उन चीजों पर रोक है। कौन लगाता? 4 का कै। जैसा समझो, विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक है। विभाग के संदर्भ में अपनी संपत्ति या आर्थिक स्थिति का विज्ञापन देना पूरी तरह गैर कानूनी। आप अपनी पढ़ाई के बारे में बता सकते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, फलानी नौकरी कर रहा हूं, ठीक है, हाँ, और ये मेरी हाइट है, ठीक है, मेरे मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, ठीक है, यहां रहता हूं, ये सब चीजें आप जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आप ये जानकारी दे सकते हैं मैं जी 5 लाख रुपए महीने के कमाता हूं, मेरा 25 लाख रुपए का मेरे नाम प्लॉट है, 25 लाख रुपए का मेरे नाम प्लॉट है। आप ऐसी जानकारी नहीं दे सकते, ठीक है, पैसों से संबंधित जानकारी नहीं दे सकते। आ गई भैया बात समझ में? अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? 6 महीने से 5 वर्ष तक की जेल। अगर आप फिर भी ऐसा करते हो तो 6 माह से 5 वर्ष तक की जेल और 15,000 का जुर्माना। 15,000 का जुर्माना। आ गई भैया बात समझ में? एक बार में ही आ गई भैया, तुमने तो एक बार में ही समझा दिया डांट डूट के। हाँ, तो ना दहेज मांगो। अच्छा ये क्या है? वॉइड। अच्छा ये क्या है? जरा पंच क्या है? अब जरा समझना भैया, दहेज क्या है समझ में आ गया। अब दहेज आज ही तो ना ले सकते। क्या कोई व्यक्ति दहेज का एग्रीमेंट कर सकता? एग्रीमेंट मतलब भैया, एग्रीमेंट मतलब कि 2 साल बाद आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे दहेज के रूप में। तो कोर्ट कहता है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो दहेज का वादा करता है वो अदालत की नजर में शून्य है, वो अदालत की नजर में शून्य है। धारा 5 बताती है, धारा 5, यानी कि आप आज तो दे ही नहीं सकते दहेज, आने वाले 2-4 साल बाद का भी कोई एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते दहेज का, क्योंकि दहेज लेना और देना क्या है? अपराध। धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 बताती है दहेज क्या है। धारा 2 बताती है दहेज क्या है, धारा 2। धारा 3 क्या कहती है? दहेज लेना या देना अपराध है। धारा 4 क्या कहती है? लेना देना तो छोड़ो, मांगना भी अपराध है। मिला या नहीं मिला तो बात की बात है, मांगना भी अपराध है। धारा 4 का क्या क्या कहती है? धारा 4 का क्या या ए कहती है कि आप अपनी संपत्ति वंपत्ति के साथ दहेज का इश्तिहार, सॉरी दहेज का गलत बोल गया, शादी का इश्तिहार भी अखबार वगैरह में नहीं निकाल सकते। अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट शादी का देना है तो आप उसमें अपना बायोडाटा, अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है, अपने रहन कहाँ रह रहे हो इसके बारे में बता सकते हो। अपना ऐसा नहीं जी 50 लाख का मेरे नाम फ्लैट है, 5 लाख की मेरे पे गाड़ी है, या इतना सोना ऐसी कोई चीजें आप जिक्र नहीं कर सकते, वो भी अपराध है। और मैं साथ में ये भी बता रहा हूं किस अपराध के लिए कितनी सजा है। अब ये कौन से? धारा 5। धारा 5 क्या कहती है? आप कोई भी एग्रीमेंट दहेज का इन फ्यूचर का भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने किया है तो वो भी सरकार की नजर में, सॉरी कोर्ट की नजर में शून्य है। आप ऐसी किसी भी वसूली को कोर्ट में जाके पेश नहीं हो सकते कि जी मुझे तो दिवाओ, मेरे को दहेज का वादा किया गया था। अब आते हैं दहेज 6 पे। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है जो भी गिफ्ट, वैसे गिफ्ट क्या है? दहेज में ही आता है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर कुछ भी चीज दी गई है, जैसे लड़की को कुंडल दे दिए कान के, या हार दे दिया, या अपनी लड़की को चूड़ी दे दी सोने की, या गाड़ी दे दी, या कोई पैसे कुछ दे दिया, एफडी करा दी, वैसे ये दहेज में आता है। लेकिन किसी ने कह दिया कि जी हमारा तो परंपरा है, उसके तौर पे हमने दे दिया, हमारे यहां परंपरा चली आ रही है। अच्छा जी, तो क्या कहा गया है? धारा 6 कहती है कि जो भी चीज आपको मिली है उस पर लड़की का अधिकार होता है। मतलब भैया
3 महीने के अंदर, 3 महीने से पहले पहले जो भी चीज शादी की है वो सब लड़की के सुपुर्द हो जानी चाहिए, क्योंकि वो पिता ने किसको दी है? लड़की को। ससुराल वाले केवल उसके संरक्षक है। संरक्षक क्या है? संरक्षक। की जैसे कोई गाड़ी चुरा के ना ले जाए, यार तुम्हारे घर पे गाड़ी खड़ी है तो तुम्हारा ध्यान रखने का फर्ज है ना, तो तुम संरक्षक के तौर पर काम करोगे, ट्रस्टी के तौर पर, ठीक है, ट्रस्टी के तौर पर काम करोगे। वो सारी प्रॉपर्टी किसकी है? लड़की की। आपका उस पर कोई हक नहीं है। अच्छा, अब किसी ने सपोज करो ज्यादा पैसा दे दिया और किसी के मन में लालच आ जाए कि लड़की को मार दो जब तो हमारा है। बहुत से क्या सोचेंगे, अच्छे लड़की का सब कुछ उल्टा देना पड़ेगा 3 महीने में, हम लड़की को ही मार देते हैं। तो कोर्ट कहता है अगर 7 साल के अंदर अंदर, ये वापस कब दे दिए? 3 महीने में। कोर्ट क्या कहता है? अगली चीज पढ़िए, ये तो वही बताया गया, ठीक है। हाँ, ये आईपीसी की धारा में भी है। कौन सी धारा में है? धारा 304 के बी में, आईपीसी की धारा 304 के बी में क्लियर लिखा हुआ है, 7 वर्ष तक अगर कोई भी लड़की मर जाती है, ठीक है, तो उसके जो भी पापा ने गिफ्ट में चीजें दी हैं उन सारे गिफ्टों पर उसके बच्चों का अधिकार होगा। औरत के बच्चों का अधिकार होगा, ना कि उसके ससुराल पक्ष का। अगर कोई भी बच्चा 7 वर्ष तक नहीं है तो वो प्रॉपर्टी सारी वापस किसको दे दी जाएगी? लड़की के माता पिता को। लड़की के माता पिता को कितनी साल तक? 7 साल तक, क्योंकि 7 साल तक अगर रिश्ते बिगड़ने होंगे तो शुरू में ही बिगड़ लेंगे, खटपट में ही। और सुधर गए एक बार, जो 7 साल तक ना बिगड़े फिर तो चलते चले जाए, फिर तो वो बात अलग है कि कोई खुद ही भग जाए बुढ़ापे में ही, ठीक है। हस्तांतरण न करने पर 6 महीने से 2 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है। हस्तांतरण ना करने पर, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उसके बच्चों को नहीं देते हो या माता पिता को नहीं देते हो, तो हस्तांतरण ना करने पर 6 महीने से 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है। अच्छा जी, यही बताया गया है। अब आते कानून का जागना। कानून कैसे काम करता? धारा 7 देखते हैं। अपराधों का संज्ञान लेना, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, ठीक है। अपराधों का संज्ञान लेना, मजिस्ट्रेट यह है तय करता है कि मामले में कितना दम है या नहीं है। पुलिस रिपोर्ट करेगी पीड़ित परिवार की शिकायत या पड़ोसी सामाजिक संस्था की जानकारी पर, किसी की भी जानकारी पर जो है पुलिस इस पे रिपोर्ट कर सकती है। अच्छा भैया जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है संज्ञा, अभी मैंने बताया 7 में अगर आप ऐसा कर देते हो, 7 साल से पहले लड़की मर जाती है, उसकी संपत्ति वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे, अब मरने पे केवल संपत्ति वापस करने से पीछा थोड़ी छूट जाएगा। मैंने बताया कोई शिकायत करने पर, परिवार वाला शिकायत कर दे या कोई मोहल्ले पड़ोस वाला शिकायत कर दे, तो संज्ञा यानी कि पुलिस बिना वारंट लिए, और मामलों में क्या होता है पुलिस को कोर्ट से वारंट लेना होता है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन दहेज के मामले में धारा 8 कहती है पुलिस बिना वारंट लिए आपको गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, ये गैर जमानती होगा। गैर जमानती का मतलब ये नहीं कि आपको जमानत ही नहीं मिलेगी, पुलिस आपको जमानत नहीं दे सकती। जैसा छोटे मोटे सिरफुटाई वगैरह में पुलिस छोड़ देती है, चलो जाओ भाई, यहीं से घेर देती है, लेकिन ये गैर जमानती है, इसमें जमानत आपको कोर्ट से मिलेगी। किससे मिलेगी? कोर्ट से। पुलिस जमानत नहीं दे सकती, ठीक है। संज्ञान खुद। गैर समनीय मतलब आप एक बार केस होने पर कोर्ट के बाहर फैसला नहीं कर सकते। मर्डर वाले में, दहेज वाले में तो कर सकते हो, आपके छुट छुटाव वाले में कि जी हम जी छुटवाना चाह रहे हैं, हमारे लड़की को ये परेशान कर रहा, ये कर रहा, लड़की जिंदा है, उस कंडीशन में आप क्या है डिवोर्स का केस डाल सकते हो, सेपरेट रहने का केस डाल सकते हो। लेकिन यहां तो लड़की मर गई, तो उस कंडीशन में आप अदालत के बाहर समझौता नहीं कर सकते। तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। संज्ञा लिया जा सकता है, गैर जमानती होता है। संज्ञा मतलब बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करा जा सकता। गैर जमानती मतलब पुलिस आपको गिरफ्तार करके नहीं छोड़ सकती, आपको जमानत कोर्ट द्वारा ही लेनी पड़ेगी। तीसरा, अदालत के बाहर फैसला करके मैटर नहीं निपटा सकते।
अगर आपका एक बार ये मामला सिद्ध हो जाता है तो। अब आते हैं धारा 8 के ए में, हथकड़ी। आइए देखते जरा, ये तो हथकड़ी का ट्रिक है, इसे समझते हैं। जिस पर आरोप लगा है, जिस पर आरोप लगा है उसे खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करना। बेगुनाह मतलब भैया देखो, ज्यादातर मामलों में आपने किसी चोर को पकड़ा और चोर कह के पुलिस को सौंप दिया, तो उसकी तहकीकात पुलिस करेगी और पुलिस को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह चोर है। पुलिस को यह सिद्ध करना पड़ेगा ये चोर है, और इतना आसान नहीं होता सिद्ध करना कि ये चोर है। क्यों? गवाह चाहिए आपको, गवाह कहां से लाओगे? ठीक है, लेकिन इस मामले में उल्टा, जिस पर आरोप लगा है उसे ही अपने आप को बेगुनाह सिद्ध करना होता है। क्यों भैया? देखो, अगर पुलिस को सिद्ध करना पड़ गया कि आपने रिश्वत दहेज मांगा, तो एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता, मोहल्ले पड़ोस में हल्ला भी नहीं मचा होगा, या मोहल्ले पड़ोस वाले अपने मोहल्ले वाले अपने के खिलाफ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो तो नई बहू आई नई, शुरू में ही आपने उसे बेचारी को मार दिया, दहेज के लिए उत्पीड़न करा। अच्छा जी, अब या आपने घर के अंदर ही उसको टॉर्चर कर रहे हो, मोहल्ले वालों को पता ही नहीं पड़ा। ज्यादातर टॉर्चर कहां होता? घर के अंदर ही। बाहर जाते तो सब क्या बन जाते? शरीफ। अरे मैं दहेज मांग रही हूं। सास कैसे कहती है? जी मैं तो बिल्कुल नहीं मांगती, मैं क्यों दहेज मांगूंगी? ठीक है, तो कोर्ट कहता भैया इसके गवाह मिलने मुश्किल है, गवाह मिलने मुश्किल है, कहां से ढूंढोगे गवाह? तो कोर्ट कहता हमें गवाह नहीं मिलने, लेकिन आपको अपने आप को बेगुनाह सिद्ध करना। अब आप समझ रहे हो कितना कैड़ा काम है। मैं कहां से सबूत लाऊं कि मैं बेगुनाह हूं? बहुत कैड़ा काम हो जाएगा खुद से सबूत पेश करना कि मैं बेगुनाह हूं। तो इस मामले में, दहेज के मामले में, खुद को बेगुनाह सिद्ध करना पड़ता है। खुद को धारा 8 बताती है, धारा 8 कहती है कि खुद को बेगुनाह सिद्ध करके दिखाओ कि तुमने दहेज नहीं मांगा, तुमने दहेज नहीं मांगा। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 कहती है केंद्र सरकार संसद में इस पर कानून बना सकती है, और राज्य को, अलग अलग राज्य को अपने हिसाब से इन कानून में फेरबदल करने का अधिकार है, क्योंकि हर राज्य में शादी होने के रीति रिवाज अलग है। जैसे तमिलनाडु में या कर्नाटक में 25 किलो सोना, 30 किलो सोना ऐसे दहेज दिया जाता है ना, चलता नहीं है, फिर भी चल रहा परंपरा के नाम पे। लेकिन अगर आप यूपी में आ गए तो यूपी में क्या, मुझे तो वो चाहिए स्कॉर्पियो, मुझे चाहिए सफारी, है ना, मुझे चाहिए फॉर्च्यूनर, तो गाड़ी। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के रिवाज हैं। तो क्या है, धारा 10 राज्यों को छूट देती है कि आप अपने हिसाब से नियम बना सकते हो, और धारा 9 कहती है कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी संसद में। ठीक है, तो 9 और 10 क्या है, समझ में आ गया? बिल्कुल, 9 में केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति है, संसद में बनाएगी। लेकिन 10 में क्या कहा गया? राज्य को भी छूट है कि वो इन नियम को बनाने की शक्ति विधानमंडल के समक्ष, यानी कि विधानमंडल में अपने लिए कानून अलग से बना सके। अच्छा जी, धारा 3, भैया धारा 2 ही पढ़ते हैं पहले तो। धारा 2, दहेज क्या है? दहेज क्या है? धारा 3, टोटल धारा कितनी है? 10 धाराएं इसमें केवल। धारा 3 कहती है लेन देन करना, दहेज का लेन देन अपराध है। इसमें मैंने बताया सजा भी होती है, कितनी होती है। धारा 4 क्या कहते हैं? लेन देन अपराध नहीं है, दहेज मांगना भी अपराध है, मांगना भी अपराध है। 5 क्या कहता है? अगर आप कोई दहेज का समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो भी क्या है? न्यायालय में शून्य है, न्यायालय में शून्य है। धारा 6 कहती है कि जो भी महिला लाई है अपने साथ, वो 3 माह के अंदर अंदर आपको महिला को वापस लौटा देना है। चाहे गाड़ी है, चाहे जेवर है, चाहे कपड़े हैं, जो भी चीज है उस पर महिला का अधिकार है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको सजा हो सकती है। धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 कहती है अपराध का संज्ञान, मतलब कोर्ट खुद से भी अपराध का संज्ञान ले सकता है, और ये क्या होता, पुलिस भी ले सकती है किसी की शिकायत पर। मतलब बिगर वारंट के भी पुलिस इस मामले में किसी को गिरफ्तार कर सकती है शिकायत पर। दूसरा, गैर जमानती है, कोर्ट से जमानत मिलेगी, पुलिस आपको नहीं छोड़ सकती थाने से पकड़ने के बाद। अच्छा जी, तीसरा भैया, इस मामले में गैर जमानती हो गया, आपको जो भी मामले हैं उसमें कोर्ट से ही रिहाई मिलेगी,
ठीक है, कोर्ट से ही रिहाई मिलेगी। तीसरा मैं शायद भूल गया, देख लूं एक बार कौन सा, गैर सामान्य, यानी कि अदालत के बाहर समझौता नहीं होगा, अदालत के बाहर समझौता नहीं होगा। अब आते हैं धारा 8, कटघरा। मतलब भैया अपराध की प्रकृति कैसी है, सख्त है या कैसी है, मतलब किसी ने मार दिया या दहेजी मांग रहा या किस हद तक टॉर्चर कर रहा। एक तो क्या मजाक में कह दे रहा, अरे तू लाई नहीं, तू तो कह रही गाड़ी दिलवाऊंगी अपने पापा से, ठीक है, उसमें क्या लड़की थोड़ा सा गुस्सा होकर बात बन जाएगी, लेकिन आप मारपीट तो नहीं कर रहे लड़की के साथ, कहां तक क्या बात कर रहे हो, ये सब चीजें आपको। अच्छा, धारा 8 का एक कहता है, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप आरोपी नहीं है, आप आरोपी नहीं है। और धारा 9 क्या कहता है, धारा 9 कहता है इस पर कानून बना सकता केंद्र सरकार संसद में। धारा 10 क्या कह सकती है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को राज्य अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है अपनी विधान मंडल में। यह है पूरा डोरी सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दहेज एक कुप्रथा है, इसे रोकें, समाज को सशक्त बनाएं। बिल्कुल भैया, हम दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम नारी शक्ति के साथ हैं, ये जो नारी शक्ति है हम इसके साथ हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं बेटा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे हमारे को वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए और भी बनाऊंगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।